जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, नए साल में नए वीडियो के साथ हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो हमको दिया है, इसके कारण आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा मोटिवेशन करते रहें और हम वादा करते हैं आप लोगों से कि एक दिन इस चैनल पर सारे चैप्टर से संबंधित वीडियो निःशुल्क आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि सारी वीडियो निःशुल्क ही मिले हमेशा। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 7 की बुक है और चैप्टर 7 है। शुरू करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसी के साथ साथियों एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शुरू करते हैं। अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, अर्थात उनकी बोलचाल की भाषा से उनको परिभाषित करना। ये सबसे सामान्य भाषा है। हम लोग देखते हैं और किस तरह से देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, ये अर्थात हम किसी व्यक्ति को तमिल कहें या उड़िया कहें या बंगाली कहें, तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। अर्थात हम जब किसी व्यक्ति को कहते हैं तमिल या उड़िया कहते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वह व्यक्ति तमिल या उड़िया भाषा को बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से जैसे हम बंगाली कहें तो इसका भी तात्पर्य होता है कि वो बंगाली भाषा बोलता है और बंगाल राज्य से संबंधित है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, जिस तरह से हम भाषा से उसको संबोधित करते हैं किसी व्यक्ति को, उसी तरीके से प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भी बदलाव हुए हैं, ये समय की इसमें भूमिका रही है। समय के साथ साथ हमेशा ये सिद्धांत है कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, होता रहा है और आज भी परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ साथ। चाहे वो किसी देश की सीमाएं हों, या भाषा हो, या संस्कृत सभ्यता हो, या पहनावा हो हम लोगों का, या बोलचाल हो, सब चीज़ों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते जा रहे हैं। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वो समय के साथ साथ बदलती हैं। जिन्हें हम क्षेत्रीय संस्कृतियों की भी बात करें तो समय के साथ साथ बदलती हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। जो भी प्रक्रियाएं आज हम लोग देखते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं एक जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया, और स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे को ये संपन्न बनाए हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्र में की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, लेकिन वो परंपराएं जब दूसरे क्षेत्र में गई तो उन्होंने एक अलग रूप ले लिया।
चेर और मलयालम भाषा। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम। महोदयपुरम एक स्थान है का चेर राज्य। महोदयपुरम का चेर राज्य है, प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। जो प्रायद्वीप अर्थात भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है चेर राज्य, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। केरल हम लोग देखते हैं सबसे नीचे है, यहाँ पे जैसे सबसे नीचे ये भारत का मानचित्र है, तो यहाँ पे ये केरल है और इधर तमिलनाडु है। यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे केरल है, जो केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी कहा जा रहा है केरल में संभवतः मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया, अर्थात शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय भाषा के सरकारी अभिलेखों में मलयालम भाषा का क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग करने वाले उदाहरणों में से एक है। यहाँ एक चित्र दिया गया है, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख का चित्र दिया गया है, उसके एक पृष्ठ का, जो केरल भाषा में आरंभिक केरल का एक अभिलेख है जो मलयालम भाषा में रचा गया है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है, यानी चेर लोग जो मलयालम भाषा बोलते थे वह साथ साथ मलयालम के साथ साथ ही संस्कृत की भी परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का मंदिर, रंगमंच। रंगमंच की बात करें, रंगमंच अगर पूछ लिया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। रंगमंच मंदिर कहाँ है, तो रंगमंच मंदिर केरल में है। केरल का मंदिर है रंगमंच, ये भी इम्पोर्टेंट है। रंगमंच मंदिर कहाँ है, तो केरल में है, इसको याद रखिएगा। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत की महाकाव्यों पर आधारित था। यह रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यानी कि मलयालम की पहली साहित्यिक कृतियों की अगर बात किया जाए जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं, अर्थात संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम भी इम्पोर्टेंट है। लीला तिलकम ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, लीला तिलकम, और इसमें क्या है, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक, इसमें लीला तिलकम में व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक, यानी कि काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन किया गया है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया अगर पूछ लिया जाए तो ये मणि प्रवालम में शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात मणि प्रवालम का अर्थ है हीरा और मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा वहाँ की कौन थी, मलयालम, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यानी कि मणि प्रवालम दो भाषाओं संस्कृत तथा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या बताई जा रही है, तो मलयालम। संस्कृत तथा मलयालम दो भाषाओं में की ओर ये शैली इंगित करती है, अर्थात संकेत देती है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपि, उड़ीसा। ये उड़ीसा का एक चित्र है जिसमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ को दिखाया गया है। ये तालपत्र की पांडुलिपि का चित्र है।
और ये उड़ीसा का है। शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का संप्रदाय कहाँ था? तो उड़ीसा में था, उड़ीसा के पुरी में। और यहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किया गया है, जगन्नाथपुरी। पुरी उड़ीसा में इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ के अर्थ की बात करें तो जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, और जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ शब्द दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ विष्णु को कहा जाता है, ये विष्णु का पर्यायवाची है जगन्नाथ शब्द। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। जगन्नाथ जी की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोग, जो उस समय वहाँ रहा करते थे, जनजातीय लोग, उनके द्वारा बनाई जाती है। जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जो जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप माना जाने लगा। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे और जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पूर्व में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 12वीं शताब्दी में एक गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था अनंत वर्मन, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था। और इनके निश्चय के बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जब इन्होंने 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था, तो उसके बाद यहाँ के एक राजा थे 1230 ईस्वी में, राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम नाथ जी को, अर्थात जगन्नाथपुरी मंदिर बनाने के लिए अपना राज्य अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, यानी कि इस जगन्नाथपुरी मंदिर का यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ का मंदिर है जो उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर है, उड़ीसा राज्य में, जिसका चित्र यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। अर्थात जैसे जैसे इस तीर्थ स्थल का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, यानी कि जो चाहे जो राजा रहे हों, जिस राजा ने भी या जिस सम्राट ने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। यानी कि जिन शासकों ने भी उड़ीसा को जीता, वे अपनी सत्ता इस पर स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे वे लोग कि इस मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, स्थानीय जनता उनके शासन को स्वीकार कर लेगी। इसलिए वो लोग जगन्नाथपुरी के मंदिर पर अपना नियंत्रण रखने की हमेशा कोशिश करते थे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग जब यहाँ आए तो 19वीं शताब्दी में आज जहाँ का अधिकांश राजस्थान है,
उसे राजपूताना कहते थे। अर्थात आज जहाँ राजस्थान है वहाँ के लोगों को राजपूताना कहते थे ब्रिटिश लोग 19वीं शताब्दी में। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। यानी कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि राजपूताना कहते थे राजस्थान के क्षेत्र को, तो इससे यह ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ केवल राजपूत ही रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। यह तो माना जाता है कि राजस्थान को राजपूतों ने एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, लेकिन ये आंशिक रूप से ही माना जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूताना लोग यानी कि राजपूत लोग ही रहते थे। ये आंशिक रूप से ही सत्य बताया जा रहा है, जबकि वहाँ पे और भी सारे समुदाय के लोग रहते थे। इसके अलावा उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत में भी अनेक ऐसे राजपूत थे जो अपने आप को राजपूत कहते थे। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। और ये सांस्कृतिक परंपराएं जो विशिष्ट संस्कृत राजपूतों ने दिया था राजस्थान को, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी, अर्थात घनिष्ठता से संबंधित थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। आज से लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के लगभग अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि अधिकांश राजपूत राजाओं का ही शासनकाल राजस्थान में रहा है। जैसे पृथ्वीराज भी थे, पृथ्वीराज जिनको अध्याय 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ऐसे ही शासक थे। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, यहाँ पे एक बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र दिया गया है। ये राजकुमार राज सिंह कहाँ से संबंधित हैं, तो बीकानेर के थे। ऐसे ही सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। अर्थात राजस्थान में ऐसे बहुत सारे राजपूत थे जिनकी कृतियां आज भी लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। इनके उदाहरण दिए जाते हैं और बहुत सारी कविताओं में, कहानियों में भी इनका वर्णन किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये आदर्श के रूप में दिखाए जाते हैं। और क्यों दिखाए जाते हैं कि इन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को प्राप्त करना स्वीकार किया, परंतु पीठ दिखाना कभी स्वीकार नहीं किया। अर्थात ये पीठ दिखाने से अच्छा अपने प्राण लड़ते हुए प्राण दे देना, वीर गति को प्राप्त कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए आज इनको याद किया जाता है वहाँ कहानियों में, कविताओं में, और इनके आदर्श के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग भी इनका अनुकरण करें। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। अभी जैसे हमने बताया, राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे, यानी कि इनकी एक आदर्श के रूप में जो इनका अनुकरण करने के लिए इनको काव्यों में, गीतों में और कहानियों में इनको जो इनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में इनको दिखाया जाता था, आदर्श रूप में दिखाया जाता था, ये अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए दिखाया जाता है और प्रोत्साहित करते थे। और जनसाधारण भी, यानी साधारण लोग भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता था। और ये इनकी जो कहानियाँ या गीत या नाटक किए जाते हैं तो इसमें
दिखाया जाता था स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि ऐसे प्रबल संयोगों का चरित्र चित्रण किया जाता था। क्या स्त्रियां भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। इन कहीं कहीं कहानियों में यह भी दिखाया गया है कि स्त्रियां भी अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में ही अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा, यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है। वह क्षेत्र जिसकी इस अध्याय में चर्चा की गई है, इसमें दिखाया गया है। हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, शिमला, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। राजस्थान क्षेत्र में देखिए, राजस्थान में ही बीकापुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ के शासक की बात अभी हम कर रहे हैं। चित्तौड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अवध, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ढाका, पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भुवनेश्वर और पुरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ द्वीप है, दमन एवं दीव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल, ये सारे मानचित्र में दिखाए गए हैं। जिनकी यहाँ बात किया गया है तो यहाँ राजस्थान की इस क्षेत्र में बात किया गया है, हिमाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल की बात किया गया है, उत्तर प्रदेश की बात किया गया है इस अध्याय में, उड़ीसा की बात किया गया है और केरल की बात किया गया है इस अध्याय में। और सबसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया है केरल में तिरुवनंतपुरम। शुरू करते हैं हम लोग कहाँ तक, जहाँ से पढ़े थे। यानी कि स्त्रियों को भी कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। यानी कि सती प्रथा भी उस समय प्रचलित था। सती प्रथा में जब किसी का पति का स्वर्गवास हो जाता था तो पति की मृत्यु होने पर उनके मृत शरीर के साथ साथ उनकी पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था या जिंदा जला दिया जाता था या स्वेच्छा से वो जल जाया करती थी। तो ये इसी को सती प्रथा कहा गया है। तो उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर अपने आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अर्थात उस समय जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, अपने कर्तव्यों का, अपने शूरवीरता का पालन करते थे, उन्हें अक्सर अपने बलिदानों का भी, अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़ता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक की बात करें तो कथक कहाँ का लोक नृत्य कहा जाए या शास्त्रीय नृत्य कहा जाए तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कह लीजिए या लोक नृत्य कह लीजिए। जब भी आ जाए तो कथक किस प्रदेश, कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है लगभग नृत्य से, लगभग कोई भी एग्जाम दीजिए तो एक प्रश्न नृत्य से आ ही जाता है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य। अभी आगे हम लोग और सारे नृत्य देखेंगे कहाँ कहाँ संबंधित हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है यदि शूरवीरता से संबंधित परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से मिल सकती हैं तो नृत्य
के विषय में भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नृत्य मिल सकते हैं। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर प्रदेश के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। भी जैसे हमने बताया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक, यहीं से जुड़ी हुई है इनका इतिहास। नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द कहाँ से निकला है? तो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथा का प्रयोग संस्कृत में तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक जो है उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जात थी कथक। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे, यानी कि ये कथा भी सुनाते थे और अपने हाव भाव से इस कथा को अलंकृत यानी कि शोभित किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान अर्थात कहानियाँ, भगवान राधा और कृष्ण के पौराणिक आख्यान अर्थात कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। यानी कि राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान या कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, इनका नाटक जो प्रस्तुत किया जाता था राधा और कृष्ण का, उन्हें रासलीला कहा जाता था और आज भी रासलीला ही कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार मूल हाव भाव भी जोड़े होते थे। यानी कि रासलीला में लोक नृत्य के साथ जो लोक नृत्य होता था उसमें कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। और आगे चलकर यह संप्रदाय दो परंपराओं अर्थात दो घरानों में फला फूला। पहला था राजस्थान के जयपुर में के दरबारों में और दूसरा था लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। यहाँ पे एक और ही इम्पोर्टेंट है, अवध का अंतिम नवाब की अगर बात कर दे तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ये भी इम्पोर्टेंट है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे और इन्हीं के नेतृत्व संरक्षण में यह अर्थात कथक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, यानी कि इन्हीं दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानी के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यानी कि कथक नृत्य में की प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन अर्थात द्रुत तथा तेजी से पैर का संचालन किया जाता था और तेजी से पैर का संचालन किया जाता है और उत्तम वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा होती है इसमें और कहानियों का प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा है कथक डांस में। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उस समय कथक डांस को अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे छह शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई भारत को तो उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
कथक डांस को 6 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित कर लिया गया। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। जिस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अर्थात क्या हम लोग उस शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा इसके अलावा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वो विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है, अर्थात लोक नृत्य में भी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक होता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं, यानी कि इसके अलावा भी जिन्हें शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वे भी अन्य निम्नलिखित हैं। 6 में से 5 यहाँ दिया गया है और ये है कथक। सॉरी, ये 6 के 6 नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगभग कोई भी एग्जाम दीजिए, इन 6 में से एक लगभग हमेशा पूछा ही जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम अगर पूछ ले, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है, तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथाकली अगर पूछ लिया तो कथाकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसको 2 तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन होंगे, तो उसमें भरतनाट्यम। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथाकली है। या कथाकली कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल प्रदेश से संबंधित है। किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है। और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उड़ीसी है। दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से घुमा के पूछें तो। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। या कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का है मणिपुरी। यहीं पे एक अभी हमने जिनको पढ़ा कथक कहाँ से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय या लोक नृत्य कोई भी पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है। या कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये याद रखिएगा, ये 6 के 6 हर प्रश्न में, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब शास्त्रीय ये अध्याय यहीं तक, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन फिर करेंगे कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।